Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class again we will revise chapter haloalkanes, haloarenes and alcohols with the help of board questions. And our first question is to write a chemical test to distinguish between chlorobenzene and benzyl chloride, chloroform and carbon tetrachloride. Why is methyl chloride hydrolyzed more easily than the क्लोरोबेंजीन? पहले क्वेश्चन में बेंजीन क्लोरोबेंजीन को बेंजाइल क्लोराइड से डिस्टिंग्विश करना है, क्लोरोफॉर्म को कार्बन टेट्राक्लोराइड से डिस्टिंग्विश करना है। क्यों जो है मेथिल क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो जाती है बहुत आसानी से इन कंपैरिजन टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो पहले हम डिस्टिंग्विश टेस्ट पे आते हैं। ओके, डिस्टिंग्विश टेस्ट में हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH देन AgNO3 ओके, नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं आता है यहाँ पे। अगर हम क्लोरोबेंजीन में NaOH के साथ AgNO3 डालते हैं, पहले NaOH फिर AgNO3 डालते हैं तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है। लेकिन अगर इसी केस में हम बेंजाइल क्लोराइड में सेम रिएजेंट अगर ऐड करते हैं NaOH के साथ AgNO3 तो यहाँ पे वाइट पीपीटी आता है। ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट पीपीटी देता है, लेकिन बेंजीन क्लोरोबेंजीन जो है कि नहीं देता है। इसके पीछे अगर रीजन डिस्कस करना हो तो कभी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर बेंजाइल क्लोराइड का देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। ये हमारा है बेंजाइल क्लोराइड Cl, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ होना है। इस वाले में क्या है, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड में डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन को और बेंजाइल क्लोराइड को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो सबसे सिंपल रिएक्शन है कि NaOH डालने के बाद NaOH डालने के बाद इसमें हम AgNO3 डालेंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, इसका मतलब क्लोरोबेंजीन है। और बेंजीन में क्लोरीन और बेंजीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए रिएक्शन जल्दी नहीं होता है। बेंजाइल क्लोराइड NaOH और AgNO3 के साथ वाइट पीपीटी देता है क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्लोरीन आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, AgCl बन जाएगा वाइट पीपीटी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्लोरोफॉर्म में। इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो है कि एनिलीन NH2 with CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ पे फेनिल आइसोसाइनाइड बनाएगा। फेनिल आइसोसाइनाइड यहाँ पे बहुत ऑफेंसिव स्मेल आती है,
ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन सेम रिएक्शन कराया जाता है NH2 प्लस CCl4 प्लस एल्कोहलिक KOH, तो नो रिएक्शन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो कैसे डिस्टिंग्विश किए, क्योंकि एनिलीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ कराए तो फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। और ये जो फेनिल आइसोसाइनाइड होता है इसकी स्मेल बहुत ही ऑफेंसिव होती है, मेथिल आइसोसाइनाइड की तरह ही खतरनाक भी हो सकता है, तो इसकी स्मेल जानलेवा हो सकती है। जबकि दूसरे में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर क्लोरोफॉर्म की जगह पे लेते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे हम आते हैं। Why is methyl chloride hydrolyzed more easily than the chlorobenzene? तो इसके पीछे सिंपल रिएक्शन है कि मेथिल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में आसानी से हो जाती है। तो हम यहाँ दोनों के स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। ये है हमारा मेथिल क्लोराइड, ये हमारा क्लोरोबेंजीन Cl, इसके पास लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है। और ये आएगा यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नेक्स्ट ऐसे। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ Cl। फिर जब हम अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। तो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड Cl। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड है। तो क्लोरोबेंजीन में डबल बॉन्ड क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आने की वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से वहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड between chlorine and carbon of benzene, hydrolysis of एंड यहाँ पे एक लाइन और जोड़ेंगे एंड रेजोनेंस। इस लाइन को भी इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन लिख लिया होगा। रेजोनेंस
hydrolysis of chlorobenzene is not possible. Benzene is not possible. ओके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए क्लोरोबेंजीन का जो है कि हाइड्रोलिसिस मुश्किल है इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2011 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गिव रीजन। सजेस्ट पॉसिबल रीजन for following observation. Following observation. Following observation. First is the order of reactivity of haloalkanes is Ri greater than RCl greater than RBr. Second question is neopentyl chloride does not follow SN2 reaction या SN2 mechanism. And third and last one is ether have low boiling point. Ethers have low boiling point. ठीक है, 3 ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और ये 2010 का क्वेश्चन है। 2010 3 मार्क्स। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया हुआ है, ये मोर रिएक्टिव देन दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन। और यहाँ पे पूछा नियोपेंटिल क्लोराइड डज नॉट फॉलो SN2 रिएक्शन, और ईथर हैव
लो बॉइलिंग पॉइंट, ईथर में जो है लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्यों? तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हम देख, पहले क्वेश्चन का रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का आंसर है दिस इज ओनली लो बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy of Ri than RCl and RCl than RBr। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, इसलिए ये जल्दी टूट जाता है, दिया है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये मोर रिएक्टिव है देन इसके, ये मोर रिएक्टिव है देन इसके। तो ये मोर रिएक्टिव तब है जब ये बॉन्ड इजी टूट जा रहा है, तो यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम है इससे, इसकी कम है इससे। इस वजह से जो है कि ये ऑर्डर हमें मिलता है। इस ऑर्डर के पीछे है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसकी जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो मोर रिएक्टिव होगा, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नियोपेंटिल क्लोराइड डज नॉट फॉलो SN2 रिएक्शन। तो इस मैकेनिज्म को जानने के लिए क्यों ये SN2 रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा, ठीक है। वैसे तो नियोपेंटिन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो रहा है। नियोपेंटिल क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो CH3 CH2Cl, ठीक है। अब अगर ये क्लोरीन यहाँ से निकलता है तो CH3 CH2 प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, यहाँ क्लोरीन निकल गया, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, और उस रीअरेंजमेंट से पता लगेगा। तो रीअरेंजमेंट होके क्या होगा, ये हो गया CH3 ये हो गया प्लस, और यहाँ CH3, तो ये ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन के कारण जो है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, और SN2 के लिए नो स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। SN2 के लिए क्या चाहिए, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए SN1 होगा, SN2 नहीं होगा। फिर से जान लो, यहाँ पे जब हम कार्बोनियम आयन बनाते हैं तो रीअरेंजमेंट होता है, इससे एक स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। अब ये स्टेबल कार्बोनियम आयन जो होता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस
ज़्यादा है, क्योंकि इस कार्बोनियम आयन से 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो कोई यहाँ पे SN2 होने के चांस नहीं है। SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है और SN1 में फ्रंट साइड से होता है। तो ये बैक साइड से अटैक तभी होगा जबकि इसके चारों तरफ हिंड्रेंस कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ कम होगी। तो SN2 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बोनियम आयन का सपोज ये पॉजिटिव कार्बन है, तो इसके आगे पीछे ढेर सारे बड़े ग्रुप हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे SN2 होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे SN1 होना पॉसिबल है। तो पहले स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, फिर उसके बाद अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो ये भी मतलब समझ में आ गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोनियम आयन। ईथर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स होता है और नो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था, सिंस ईथर कैन नॉट फॉर्म hydrogen bond, since ether cannot form hydrogen bond and there is weak van der Waal force, therefore ethyl chloride has low boiling point, ठीक है। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है वाटर की तरह से, अल्कोहल की तरह से, चूंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है अल्कोहल की तरह से, तो इस वजह से ईथर यहाँ पे क्या होता है, गैस होता है। एक तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा वीक वंडर वाल फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, वीक वंडर वाल फोर्स। तो इसकी वजह से जो है कि ईथर क्या करता है, गैस के फॉर्म में होता है वो, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए फिर ये हमने 3 जो है कि देख लिए। ठीक है, क्या देख लिया हम लोगों ने, 3 यहाँ पे हमने रीजनिंग क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला है ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, अगला देते हैं। विच कंपाउंड, 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग, विच कंपाउंड इन फॉलोइंग couples following couple will react faster in SN2 displacement
SN2 डिस्प्लेसमेंट एंड Y। कौन कौन से हैं? पहले 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो दूसरा यहाँ पे और करके और 2 ब्रोमो पेंटेन, और नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेन और 2 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन में कौन ऐसा है जो कि SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा? ठीक है, तो एक चीज़ हमने बताई है कि जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ SN1 होगा, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहाँ पे SN2 होगा। जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे SN1 होगा 2 स्टेप, और जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहाँ पे SN2 हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर से इसको हम देख सकते हैं कैसे ये है। जैसे 1 ब्रोमो पेंटेन की बात हो रही तो 1 2 3 5 CH3 CH3, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। ठीक है, ये हमारा 1 ब्रोमो पेंटेन, तो यहाँ पे बस CH2 Br लगाना है। और दूसरा हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन 1 2 3 4 5, यहाँ पे है Br। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो यहाँ SN2 हो जाएगा। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो सकती है तो यहाँ SN1 होगा। इस वाले में 2 हाइड्रोजन के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे इधर एल्किल ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए जो है कि SN2 जो रिएक्शन है इसमें होगा SN2 और इसमें प्रीफर करेगा SN1। उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं 1 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे कौन सा जो है कि इसमें ज़्यादा SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिव है। तो पेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन, 1 2 3 5, 1 ब्रोमो Br 2 मेथिल CH3। दूसरा हमारा है पेंटेन CH3 एंड Br। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या ज़्यादा है तो SN1 होगा, SN2 नहीं होगा। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसलिए यहाँ पे जो है कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए इस पोर्शन पे अगर देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए SN2 होगा और यहाँ पे SN1 होगा ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ पे SN2 होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है इसलिए SN1 हो सकता है, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसलिए यहाँ पे SN2 हो सकता है। ठीक है,
हैव यू नोटेड दिस? ओके, नोट डाउन. स्टेरिक हिंड्रेंस हमें देखना है SN1. अगर SN2 की बात हो रही है तो SN1 जो हमारा होता है वहीं पे काम करता है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है. रिएक्शन 1 स्टेप में 2 स्टेप में होता है. और स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ सबसे कम होगी वहाँ पे SN2 होने के चांसेस है. ओके, तो स्टेरिक हिंड्रेंस SN1, नॉन स्टेरिक हिंड्रेंस SN2. इस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं. कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ. हैव अ नाइस डे.